बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बड़ी डेवलपमेंट्स दो जो हैं उनमें एक तो पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त थी हाई कोर्ट में कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं और उनके साथ धांधली की गई है, वो मुस्तरद हो गई है। लिहाजा पीपल्स पार्टी की ये उम्मीद कि चेयरमैन सेनेट उनका होगा वो अब टूट गई है। दूसरी जानिब क्या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वो तहरीक-ए-एतमाद लेकर आएंगे और PMLN उसके अंदर उनके साथ कोऑपरेट करेगी। इसका इन्हिसार उनके इत्तेहाद की मजबूती के ऊपर है और इत्तेहाद की मजबूती हमने पिछले दिनों देखी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि लाहौर का एक सियासी ख़ानदान है जो सबसे पहले सेलेक्ट होना शुरू हुआ और वो सबसे ज़्यादा मरतबा सेलेक्ट भी हुआ और हमारे खून में सेलेक्ट होना नहीं है। मरियम नवाज़ के बारे में उन्होंने कहा कि वो पार्टी की नायब सदर है और उसको अगर जवाब देना होगा तो मेरी पार्टी का कोई नायब सदर देगा, यानी मेरी सियासी औकात मरियम नवाज़ की सियासी औकात से बड़ी है, इसका यह मतलब है। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहबा को बहुत गुस्सा है इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातचीत की जा रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है, चाहे वो दूसरी पार्टियों की तरफ से हो रही है, PTI की तरफ से हो रही है। उन्होंने कहा ज़ुबान खींच लेंगे अब, लेकिन उसी वक्त एहसन इकबाल साहब की तस्वीर सामने आई। उन्होंने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे और पीपल्स पार्टी जो है उनकी बातों का हम जवाब नहीं देंगे, उनके साथ इत्तेहाद की अभी ज़रूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक सवाल उठाया कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि मिलकर करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे या मिलकर जो है वो जद्दोजहद करेंगे, तो किसके खिलाफ करेंगे? ये उन्होंने सवाल उठाया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज़ साहब ने कहा था गिरफ्तारी से नहीं डरती, लेकिन फिर उन्होंने जमानत करवा ली, उनका कानूनी हक है। लाहौर हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है मरियम नवाज़ साहबा को, और मिली जानी थी क्योंकि अदालत के अंदर आपके पास ये गुंजाइश मौजूद होती है कि आप जाके ज़मानत ले लें, तो उन्होंने ये ज़मानत हासिल कर ली है। कुछ मीडिया ने ऐसा रिपोर्ट किया कि इस ज़मानत को हासिल करने के बाद एक PMLN के अंदर हमजा शहबाज साहब को दचका पहुंचा, क्योंकि वो ये तहरीक बना रहे थे कि हमारे लोग इकट्ठे होंगे और मरियम नवाज़ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और बाहर एक बहुत बड़ा हम हुजूम लेकर जाएंगे। लेकिन अब तो उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, गिरफ्तारी का कोई खतरा भी नहीं है। तो फिर वो लोग जो उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए आना चाह रहे थे, उनको अब आने की क्या ज़रूरत है? और अगर अब मरियम नवाज़ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो फिर इतना बड़ा जम्मे गफीर या बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर साथ जाने की क्या ज़रूरत है? इन सवालात को हम आज प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, बात कर डॉक्टर रोमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रुबीना कायम खानी साहब है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। जर्नल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में, वो तजिया देंगे हालात के ऊपर। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह देता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी सीरियसली डिस्कस हुई हैं जो मेरे पास इत्तला है। नंबर एक, बहुत मुमकिन है कि ये पेशी मरियम नवाज़ साहिबा की जो 26 तारीख की है नैब में, नैब की जानिब से हालात के तनाजुर में उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी ये दरख्वास्त की है अदालत से कि मरियम नवाज़ को पाबंद किया जाए कि वो अकेली नैब में पेशी भुगतने के लिए आएँ। दूसरा, ये भी एक ऑप्शन है कि नैब सवालनामा भिजवा दे मरियम नवाज़ के घर में, या कुछ ऑफिसर चले जाएं और वहाँ जाके मरियम नवाज़ साहबा का इंटरव्यू लें या उनसे सवाल जवाब करें। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इनके ऊपर बड़ा सीरियसली गौर किया गया है। बहुत मुमकिन है इनमें से कोई एक डेवलपमेंट हो जाए। सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप तक पहुँचाई है। मेहमानों से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले रुबीना कायम खानी साहबा। रुबीना कायम खानी साहबा, थोड़ा गर्मी सर्दी हुई ज़रूर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में, PMLN में और पीपल्स पार्टी में, लेकिन बर वक्त आप लोगों ने संभलने की कोशिश की और संभल गए कुछ हद तक। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस पर रोल प्ले किया, दोनों पार्टियों को ठंडा किया और कोशिश की कि दोबारा से इस तरह के जुमलों का तबादला ना हो जिससे एक दूसरे की सियासी तज़हीक आप लोग करें, या बिलावल मरियम को कुछ कहें या मरियम बिलावल को कुछ कहें, तो उससे बचा जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मरियम नवाज़ साहबा के ये जो केसेस हैं, इनमें पीपल्स पार्टी एक दौर में मुद्दई हुआ करती थी। जब ये केसेस नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के खिलाफ शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी कहती थी ये लूट के खा गया ये खानदान पूरे पंजाब को, और इन्होंने नचोड़ के रख दिया और सबसे बड़े करप्ट ये लोग हैं। अब इन्हीं केसेस में जब मरियम नवाज़ साहबा अपनी तफ्तीश भुगत रही हैं तो आप उनके साथ खड़े हो गए आके। आपका कल वाला मौक़िफ़ ठीक था या आज वाला मौक़िफ़ ठीक है?
जी बिल्कुल इमरान साहब, मैं ये कहूँगी कि आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से माजी में और हमेशा एक मतलब जब भी पाकिस्तान में आप देख लें पार्टीज़ का एक इख्तिलाफ़ राय रही है, ख़्वाह वो माजी में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इसी तरह से जो है वो कैंपेन भी करते रहे हैं, और कहीं पे जो है वो आपको सियासी तौर पे क्या स्टेटमेंट देना पड़ता है, कहीं पे क्या जो पाकिस्तान की सियासत है, और स्पेशली मैं तो ये भी कहूँगी कि जो आज रियासत मदीना की बात करते थे और जिस तरह से उन्होंने तमाम जो है वो कैबिनेट में जिन लोगों को लेके बैठे हुए हैं वो नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं और जिनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो वो आज क्या दूध के धुले हो गए हैं। ये जमाजी में जो उनके ऊपर केसेस थे, क्या वो जो है वो उनसे बरी हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सियासत है पाकिस्तान की, इसमें बिल्कुल ये आया होगा। और अब क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप ये देखें कि जब भी हमने बात की है, अगर किसी सियासी जमात के साथ कहीं पर अगर टेबल टॉक करने की बात की है या COD किया है जिस तरह से हमने माजी में, और अगर किसी भी तरह से हमने उनके साथ मुफाहमत करने की कोशिश की है, तो उसमें हमारी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान की आवाम होती है, और उसकी बका के लिए जो जंग लड़नी होती है उसमें हम फिर कोशिश करते हैं कि जो देखिए यहीं से मेरा तो सवाल आप वहां ले आए जहां पे मैं आगे लेके जाया, जहां से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था वहां पे ले आइए। देखिए मेरा सवाल फिर आपसे, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए आप जो करें 100 बिस्मिल्लाह, पब्लिक के लिए आप लोग बाहर निकलें, इकट्ठे जद्दोजहद करें, और यही आपकी ड्यूटी है बतौर एक सियासतदान कि आप लोग पब्लिक के एहसास के लिए दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो आप मिलाएं। लेकिन क्या किसी के करप्शन के केस में उसके साथ नैब के दफ्तर तक इजहार यकजहती के लिए जाना, इसमें पब्लिक का क्या भला होने जा रहा है? देखिए इमरान, मैं ये कहूँगी जब तक मरियम नवाज साहिबा पे ये केस अगर प्रूफ नहीं हो जाते हैं, एलिगेशन तो आपका था, वो हमें नहीं पता कि वो इसमें जो है वो मुलविस हैं नहीं हैं, और सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि PDM पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, PDM जो एक अलायंस बना है पाकिस्तान की बका के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और माजी में जिस तरह से अगर इस्तीफ़ों की बात हुई, उसमें अगर आपको याद हो आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर जो है वो PTI हम पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि मुसल्लत हो सकती है। और उसका जो उस वक्त हलीम आदिल शेख साहब ने बड़ा कहका लगाया था, और अगर आप उसकी अगर उसकी, क्योंकि उस वक्त फिर मुझे नहीं, आपका मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का पूरा मौक़िफ़ साबित हुआ। एग्जैक्टली जो आपने कहा वही हुआ। देखिए क्योंकि इस PTI ने जब आप देखें कि जब इस्तीफे दिए थे उस वक्त क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया था? अभी भी वही होगा। और अभी क्या होगा कि 50-50 करके जो है वो इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएंगे, और फिर आप देखें कि उसी तरह से जिस तरह से अभी बाय इलेक्शन हुआ है डिस्का का, और वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि हुकूमत की जिस तरह से आपको लगता है कि हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाएगी और शायद ये सीटें भी सारी उसी तरह मौजूद ना रहें? मैं ठीक है मैं एक चीज राजा जनरल साहब पहले आपके पास आ रहा हूं। मैं जनरल साहब, बात यह है कि पब्लिक के इश्यूज के ऊपर मिलकर निकलें, बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन इस अपोजिशन पे पहले ये इल्जाम है कि ये अपने केसेस से बचने के लिए निकले हैं और अब केसेस के अंदर एक दूसरे को हेल्प करना शुरू हो गए। यानी हम एक्सपेक्ट करें कल को जरदारी साहब की पेशी है तो मरियम नवाज साथ जा रही होंगी, यानी ये तो पब्लिक इश्यूज के लिए इकट्ठे हुए थे, अब तो एक दूसरे के जो केसेस हैं करप्शन के उसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान, देखिए ये हमारे मुल्क में जो सियासत है, जैसे अभी रुबीना साहिबा फरमा रही थी कि यहाँ पर तो मफाहमत की बात होती है, अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, यहाँ कोई प्रिंसिपल तो इस सियासत के हैं नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रिंसिपल्स की बात होती तो जो इल्जामात इन्होंने कल बीबी मरहुमा पे लगाए थे या आसिफ अली जरदारी पे लगाए थे या भुट्टो खानदान पूरे पे लगाए थे या चोटी जरी में जिन अल्फाज से खिताब किया था, सर वो माशरतुल उलूम की किताब बदल गई है, अब वो सारे इल्जामात पाकिस्तान की फौज पे हैं कि अब इसका मतलब है अब वो एक पेज पे आ गए हैं। तो फिर इससे तो साफ दही जाहिर होता है कि जिन मुकदमात में इन्होंने एक दूसरे को मुलव्विस किया, अब एक दूसरे के दिफा के लिए
ये अदालतों में मिलकर जाएंगे, जिसके इम्कानात मुझे बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या अदालतों में जाने का तरीका यही है जो अब अपनाया जा रहा है। हमने बेनजीर भुट्टो साहबा को भी अदालत में जाते देखा है जब बख्तावर और बिलावल बहुत छोटे होते थे। तो बीबी जब आती थी तो उस वक्त बाहर कोई मजमा नहीं होता था, कोई उन पे फूल नहीं डाल रहा होता था। आसिफ अली जरदारी आते हैं या उनकी बहन जो है वो जब अदालत आती हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी भी इसी तरह अपने मुलाजमों को और शुगर मिल के मुलाजमों को ला के अपने ऊपर फूल डलवाते हैं? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का अदालतों में जाने का तरीका ज्यादा महज़ब है, उसमें अदारों की बका और एहतराम भी रहता है और वो अपना वकार भी मेंटेन करते हैं। जुर्म जब तक साबित नहीं होता वो मुल्जिम ही है। लेकिन यहाँ जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो तो मुजरिम साबित हो चुकी हैं, वो तो सजा याफ्ता हैं, उनके वालिद साहब सजा याफ्ता हैं, और जिन मुकदमात में उनको बुलाया जा रहा है ये पीपल्स पार्टी के बनाए हुए हैं। तो अब और पीपल्स पार्टी ने अप्रिशिएट किया था कि ठीक है, सही हो गया, पहली दफा जो पंजाब का लाडला खानदान है, पहली दफा उनको तख्ते लाहौर को सजा मिली है। पीपल्स पार्टी ने इसको अप्रिशिएट किया था इन्हीं केसेस को, और अब उन्हीं केसेस में उनके साथ रैली निकाल के जा रहे हैं। यानी मैं कह रहा हूं कि महंगाई के लिए निकले, पेट्रोल के लिए निकले, बेरोजगारी के लिए निकले, बैड गवर्नेंस के खिलाफ निकले, लेकिन करप्शन के केसेस में तो सपोर्ट ना करें एक दूसरे को। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये उसूलों की सियासत अगर होती तो ऐसा हरगिज ना करते। अवाम के लिए निकलें, बिल्कुल उसूलों के तहफ्फुज़ के लिए निकलें, अपने हुकूक के लिए निकलें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जब एक मुजरिम को एक अदालत कल दहशतगर्द का ट्रायल कोर्ट में, तो क्या वो अपने साथ 100 दहशतगर्दों को लेके आ जाएगा और वो सुसाइड जैकेट पहन के आ जाएंगे कि जी हमारे हमायती तो यही हैं, तो हम तो अदालत में इसी तरीके से आ सकते हैं? क्या ये तरीका होता है अदालतों में जाने का? कल एक आईजी को बुलाया जाए और वो अपनी 2 रेजिमेंट पुलिस के साथ लेके आ जाए कि जी मेरे हमायती ये हैं, ये इस तरह आएंगे, तो ये तो अदालतों में जाने का तरीका नहीं है। तो आपको याद है जब आपको याद है जब तारुल कादरी साहब आए थे पहली मर्तबा, जब तारुल कादरी साहब पहली मर्तबा आए थे और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला के तारुल कादरी साहब की क्या हालत कर दी थी। हालांकि उनके जत्थे बैठे हुए, लेकिन उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया कि तुम यहां से उठ के सुप्रीम कोर्ट तक भी आओ। वो लोगों को डी चौक में छोड़कर गए, और सुप्रीम कोर्ट ने तारुल कादरी साहब के साथ क्या किया था वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिएक्शन नहीं आया था, कोई दबाव नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया था वो भी एक तारीख का हिस्सा है कि उन्होंने तो अदालत पर हमला कर दिया था। तो पीएमएलएन का भी वज़ीर-ए-आज़म अदालत से फारिग हुआ है और पीपल्स पार्टी का भी फारिग हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी अदालत से फारिग हुए, लेकिन उन्होंने कोई एक पत्थर नहीं मारा अदालत पे। कोई फर्द, कोई लीडर, कोई इंस्टीट्यूशन मुल्क से बालातर नहीं है और कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। अगर किसी पर कोई इल्जाम है तो उसे चाहिए कि वो महज़ब तरीके से अदालत में जाए और कानूनी तौर पे अपना दिफा करे, न कि जत्थेबंदी करके अदालतों पर हमला आवर होना। ये अच्छी रिवायत नहीं है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हिकमत अमली कहना है इसको? देखें कोविड कितना ज्यादा फैल गया है, अब ये फिर लाखों लोग निकलेंगे बाहर। वो लाखों ही कह रहे हैं, तो मैं लाखों ही कहूंगा, मैं उनको हजारों तो नहीं कहूंगा। वो कह रहे हैं जी लाखों लोगों को लेकर मैं आ रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब और साथ हमजा शहबाज साहब और साथ मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत, पूरा पंजाब लाहौर में इकट्ठा कर रहे हैं। सर रोक सको तो रोक लो, कैसे रोकना है? देखिए इमरान, मुझे जो बात करनी थी वो आप अपने इंट्रो में पहले ही ब्रेकिंग न्यूज दे चुके हैं कि दोनों ऑप्शन के ऊपर गौर शुरू हो चुका है। और इसका मतलब है खबर ठीक है मेरी? हकीकत है कि इन दोनों ऑप्शन के ऊपर गौर शुरू हो चुका है, ठीक है। मगर मैं समझता हूं कि अभी उस ऑप्शन को भी खत्म नहीं किया गया है जो एजाज ऐवान साहब ने बात की कि इनको भी जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो नंगे होने चाहिए, कि एक दूसरे की करप्शन के ऊपर केसेस बनाए भी खुद अब एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए भी आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कल तक डिसाइड हो जाएगा कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज जो है वो इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने जो गेम करने की, क्योंकि आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब एक बहुत बड़े जो है वो होशियार और सियासत बने हुए सियासतदान है, उसने एक एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को पसंद कराने के लिए एक चीज जरूर फेंकी थी कि भाई मैं जो है वो मेरा
इकलौता बच्चा है, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा। तो उनको ये समझ में था कि भाई हमें भी जो है वो ऐसी किस्म की मोट मिलेगी। मगर आज इत्फाकन से इनको थोड़ी सी मायूसी हुई, तो थोड़ी सी मायूसी होने के बाद जो है वो उन्होंने फिर पीपुल्स पार्टी के वफ्द की हाँ कर दी कि भाई वो भी मरियम नवाज के साथ चला जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नू मुंडा पसंद नहीं आया? ये पंजाबी मुझे आती नहीं है। अच्छा, रूबीना ने फिर भी पंजाबी सीखी हुई है, मैंने नहीं सीखी हुई है अभी। तो मगर बात सिंपल में ये है कि कैसे पसंद करवाते हैं सर एस्टैब्लिशमेंट को अपना आप? कोई तरीका किस तरह? मैं इमरान, आपको भी हर चीज का पता है, मुझे भी हर चीज का पता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं तो समझता हूं आज एजाज अवान साहब बैठे हैं, ये सियासत यहाँ पे होती है, मतलब की सियासत, जो मफादात की सियासत चलती है कि भाई हमारा मफाद वहां पे पूरा हो रहा है तो हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे मफाद पूरा नहीं हो रहा है तो हम आपके साथ में हैं, फिर हमें कुछ भी नहीं है। आज अच्छी बात यह है कि आप बात करें 23 मार्च के ऊपर, आज अच्छी बात है कि आप बात करें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर, कि जो खत आया है उसके ऊपर। एजाज अवान साहब भी बैठे हैं, रूबीना को भी हम इस फॉरेन रिलेशन में लेके आते हैं, करते हैं उस पे बात करते हैं। देखें उस पे इस चीज की मास्टरी है सर, उस पे बात करते हैं। उस पे तो सियासत अच्छा किया आपने, खुद ही छेड़ दिया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, उधर से बात करेंगे। एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपकी ख्वाहिश थी आप ही से शुरू करता हूं मैं। इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने 370 का खात्मा किया तो एक अनाउंसमेंट आया था आपकी गवर्नमेंट का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह अनाउंसमेंट किया कम से कम भी 2 दर्जन मरतबा। इमरान खान साहब की मेरे पास ये स्टेटमेंट 1 दर्जन मरतबा पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, भारत के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, भारत के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं है। ये 3 चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की। कब तक? जब तक कि वो कश्मीर में हालात को नॉर्मल नहीं करता और 370 को वापस बहाल नहीं करता। तो सर, अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, क्या कश्मीर में 370 की बहाली की कोई यकीन दहानी आपको करवा दी है? इमरान, पहली चीज तो ये कि जब टास्क शुरू होते हैं तो सारी चीजें जो है ना एक दूसरे के सामने रखी जाती है। और एक चीज का आप देखें कि आप बहुत ज्यादा आजकल, मैंने आपकी वैसे यूट्यूब चैनल में नहीं देखता हूं मगर आपका मैं जरूर देखता हूं, क्योंकि आप अट्रैक्शन पैदा कर देते हो पहले ही जो है ना इंट्रो के अंदर कि मैं आज ये तेल का केस जो है वो चीज, तो इस वजह से मैं उसको जरूर देखता हूं आपके यूट्यूब चैनल को। तो बात सिंपल में ये कि आपकी भी एक बहुत बड़ी स्टडी है। मैं आपको बताऊं कि आपने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देखा, मतलब जहां जहां पे मुल्कों को देखा, आपने हिटलर की जंग को देखा, हर जगह पे मसला हल होता है टास्क के ऊपर। आज कम से कम दोनों मुल्कों को एक महसूस हो गया। जब पुलवामा का हमला हुआ था तब मैं वहां पे गया था, मेरी नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, मेरी सुषमा स्वराज से 101 काफी डिटेल में ये डिस्कशन हुआ था। आज जो चीजें शुरू हो रही है ये मैंने उस टाइम पे बात की थी, मगर एक एतमाद का फकदान था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। इंडिया भी एक कंधे के घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ था कि हर चीज के ऊपर शक शुबे में जा रहा था, जबकि हर किस्म का तावन हमारे साथ हो रहा था, मगर उस टाइम पे उनकी नीयत भी उस किस्म की नहीं थी। अभी कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि वो बातचीत हो सकती है? क्या ऐसा क्या हुआ? इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आपको उन पे यकीन आ गया? इमरान, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन होती है तो वो ये चाहती है कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने तहलकात बेहतर बनाएंगे। और यहाँ पे जो लीडर आता है वो भी कहता है कि आखिरी पैगंबर का भी ये पैगाम था कि भाई हम उनको माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर इंडिया के अंदर जो बीजेपी की हुकूमत जब भी आती है तो वहां पे पाकिस्तान डैशिंग होता था कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे। अब कम से कम आप देखेंगे दोनों सीज फायर अगर हुआ, दोनों जगह से दोनों डीजीएमओस ने किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब श्रीलंका जा रहा था, इंडिया की तरफ से ऑफर की गई कि हमारी एयर स्पेस यूज करें। आज आप देखेंगे इमरान खान क्या वो की प्राइम मिनिस्टर, क्या वो की इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर ने? देखें आप, मैं कहता हूं कि आप अब ऐसा क्या हुआ भाई, ये जानना चाहता हूं। अब क्या हो गया? यानी एकदम इंडिया अच्छा कैसे हो गया? कहां से यकीन दहानी आई आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि एक
जो रिलेशन जो अभी शुरू होने जा रहा है, और पॉजिटिव चीज का एक हाथ आपका बढ़ाते हैं, एक हाथ सामने बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये मोमेंटम रहा आगे क्रिकेट तो मैं तो ये जो चीजें हैं। डॉक्टर साहब देखें, फॉरेन रिलेशन जो है ना वो इतने सादा नहीं होते जितने हमें लग रहे होते हैं या जितना हम समझ रहे होते हैं, या हम बयानात के ऊपर बांध के अगर उनको देखें तो ऐसा होता नहीं है। और फॉरेन रिलेशंस के अंदर आप इतने सख्त बयानात दे भी नहीं सकते क्योंकि आपको बाद वक्त वापस आना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब की ये जो शर्त थी कि 370 की बहाली के बगैर हम इंडिया के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, वो शर्त अब खत्म हो चुकी है? देखिए, अभी उस लेवल के ऊपर चीजें गई नहीं है। अभी एक चीज शुरू हुई है कि हम आपस में मतलब एक मोहब्बत का एक बात करने का एक रास्ता खुला है। खुला होने के बाद मैं समझता हूं पहली सतह पे जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि दोनों जगह पे जो हाई कमीशन आपस में नहीं बैठे हुए, उधर भी हाई कमीशन बैठे, इधर भी हाई कमीशन बैठे, एक रिलेशन एक आना जाना शुरू होने के बाद ये सारी कंडीशन जो है वो भी शुरू हो। ये नहीं हो कि इंडिया कहे कि मैं वैक्सीन में आजकल दुनिया में बादशाह हूं, एस्ट्राजेनेका मेरी है वैक्सीन, तो वो WHO को भी कहे कि पाकिस्तान वैक्सीन नहीं जाएगी। नहीं, अब ये है कि उन सारी चीजों में उन्होंने कोविड के हवाले से बात की है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। फिर जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर और जो नाजायजियां उनके ऊपर बैठ के फिर आगे बात बढ़ेगी। ये चीजें जब दरवाजे सर मैं वही तो कह रहा हूं सर, देखें आपने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है। जनरल साहब आप मुझे समझा दें, मुझे शायद समझ नहीं आ रही। हमने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है, हम ये कह चुके थे कि एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होगी। अब हम बातचीत कर रहे हैं, इंडस वाटर कमीशन जो है वो लोग गए हैं बात करने के लिए। अब वज़ीर खारजा की मुलाकात मुतवक्के है 30 तारीख को, वहां एक और सेंट्रल एशिया में हो रही है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब का खत आ गया है, बैकडोर चैनल्स की जो दावे छप रहे हैं ब्लूमबर्ग में छपा है। यानी कम से कम हमने अपने उस एक स्टिफ मौकिफ के ऊपर जहां हमने कहा था कि 370 की बहाली तक बात नहीं होगी, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया है। जनरल साहब इमरान, ये सिर्फ स्टिफ मौकफ नहीं था, ये उसूली मौकफ था जिसपे हमने 72 ईयर्स गुजार दिए हैं। और उस उसूल में अगर कोई आज लचक लेने की कोशिश करता है तो वो मेरे ख्याल में वो जो कश्मीरी जो 85,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो 12,000 हमारी बेटियां जिनकी इस्मत दरी हो चुकी है, वो 800 स्कूल तलबा जिनको पैलेट गन से ब्लाइंड कर दिया गया है, ये उनको क्या रिलीफ मिला है आज? क्या जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी और जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड था उसमें तब्दीली क्या आई है? आज से 2 महीने पहले तो हमने एक डोसियर भेजा था और ये कहा था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में मौजूद 66 दहशतगर्दी के कैंपों से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। क्या उसने वो रोक दी है? क्या कुलभूषण यादव हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है? कौन सी तब्दीली आई है? उसने कश्मीर में क्या सहूलत मुसलमानों को पैदा कर दी है? उसने कौन से वहां पे कर्फ्यू नरम कर दिया है? कौन सी एक्सेस दे दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? मैं समझता हूं कि ये एक लेटर पे इतना फूल जाना जो कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत यौम आज़ादी हो या नेशनल डे हो, उस पर ऐसे खतूत लिखे जाते हैं। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट बीमार हो तो उसको खैर सगाली का पैगाम सर खाली ये एक लेटर नहीं है ना जनरल साहब। मैं 2-3 चीजें आपको गिनवा देता हूं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले का जो एक उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा भूल जाते हैं सर, माजी में इंडिया ने हमें हमेशा रुसवा किया है, इंडिया ने हमेशा ज्यादतियां की, हमने तो किया ही कुछ नहीं, तो इंडिया के पास तो भूलने के लिए कुछ नहीं है, हमें ही भूलना पड़ेगा माजी अगर भूल जाते हैं तो। अब जनरल साहब ने कहा कि माजी भूल जाते हैं, आगे बढ़ने का वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत को अब पहल करनी चाहिए। अब ये रास्ते निकल रहे हैं ना, हम बातचीत के लिए चले, हम पानी पे बात करने जा रहा है तो हमारा वफद तो इंडिया जा रहा है ना सर। और अगर वज़ीर खारजा की मुलाकात हो रही है तो बातचीत शुरू हो गई है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक खत का मामला नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था इमरान के देखें सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट या UAE की मुआवनत जो है हमारे वहां पे, मुझे लगता ये है कि उनको एज अ कोर्सिव टूल अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे 28 लाख मजदूर इन 2 ममालिक में रिज्क की तलाश में गए हुए हैं और ये प्रेशर हमारे लिए बहुत बड़ा है। 41 लाख है सर, 4.1 मिलियन। जी
हमें कमो बेश 12 अरब डॉलर की वहां से रेमिटेंसेज आती हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इस टूल को, कोर्सिव टूल को यूज करके हमसे उन्होंने कोई रियायत लेनी है, तो फिर मैं समझता हूं कि इसको नेशनल असेंबली में डिबेट होना चाहिए, सेनेट में डिबेट होना चाहिए। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था, कल तक तो वो फैशिस्ट रिजीम थी, कल जब आपने उसको कहा था मैं एक कदम बढ़ाऊं, आप एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था, पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया। मेरे ख्याल में इसके पीछे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है, और वो किसी तरीके से हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत बदनाम हो गया है, और चाइना ने उसके गिर्द घेरा इतना तंग कर लिया है कि चिटागांग हार्बर चाइना डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में कोलंबो हार्बर और हम्बनटोटा चाइना ने डेवलप किया है, नेपाल में चाइना आ गया है, म्यांमार में चाइना आ गया है, जिबूटी में चाइना आ गया है, और सीपेक गवादर में चाइना आ गया है। तो ये जो घेरा तंग हुआ है, इसमें से निकालना अमेरिका समझता है कि अगर वो हिंदुस्तान को रिलीफ दिलवाएंगे तो वो उनको अपने क्वाड में और इंडो पैसिफिक कमांड में जिन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हिंदुस्तान उन मकासद पर आमादा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को उठाकर अफगान डायलॉग की टेबल पे भी लाके बिठा दिया है। अच्छा, लेकिन तो रशिया ने अफगान तालिबान नहीं मानते सर, वो इंडिया के साथ बैठ के डायलॉग करते ही नहीं। अभी रशिया के अंदर भी उन्होंने उनको झंडी करवा दिया, फारिग करवाया। अब तुर्की के अंदर भी उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं होगा। अमेरिका की तो एक कोशिश है ना, तो अमेरिका करता है, लेकिन देखें अशरफ गनी ने वहां पे अमेरिका की औकात देख ली मॉस्को में, और उसके बाद अशरफ गनी ने अब अशरफ गनी ने इशारों किनारों में ये ऑफर भी कर दिया है कि मैं यहां पे नए इंतखाबात करवाने के लिए भी तैयार हूं। तो ये उनको पता चल गया है कि अब अमेरिका की ना दिलचस्पी है और ना अब उनकी वो ताकत है यहां पे इस खित्ते में। सर मुझे बात ये है, सर मैं आपके बाद दोबारा आता हूं, जन साहब मैं दोबारा आता हूं, ग्राउंड रियलिटीज में जन साहब मैं आपके बाद दोबारा आता हूं। मुझे जरा पीपल्स पार्टी से पूछ रहे थे कि इसका पॉलिटिकल पहलू क्या है। पीपल्स पार्टी से पूछना पॉलिटिकल पहलू, क्योंकि ये पाकिस्तान का इशू है। यहां पे एक गवर्नमेंट बनती है, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, लेकिन ये इशू पाकिस्तान का इशू है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे उनकी एक सीट है चाहे ज्यादा है, उनका मुश्तरका इशू है कश्मीर और भारत के साथ ताल्लुकात। जी रुबीना कायम खानी साहबा। जी बिल्कुल इमरान, मैं ये जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि कोई भी अगर आप फॉरेन पॉलिसी पे या किसी भी मुल्क से दोस्ती के लिए के साथ जो है वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये चाहती है कि पड़ोसी ममालिक के साथ जो है उनके जो है ताल्लुकात अच्छे हों, और जिस तरह से जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो ख़ास तौर पर ये जो पीटीआई की हुकूमत है, ये जो एक जिस तरह से हमने कोशिश की है हमेशा, आप देखें ये क्रेडिट हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा कि हमने कोशिश की है कि अगर कोई भी इशू हो, ख्वाह वो इंटरनली हो या आप एक्सटर्नल देखें, कि अगर कोई भी अगर मुल्की इशू होता है तो उसके ऊपर आप जो है वो पार्लियामेंट अगर आपकी जो है वो वजूद में है तो आप उनको जो है वो एतमाद में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा ये देखा गया है कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा अकेले जो है वो मुंह उठा के कहीं पे भी पहुंच जाते हैं और वो अपनी स्टेटमेंट दे आते हैं। आप कम से कम जो है अगर अपोजिशन आपके उसमें बैठी है, और हमने हमेशा उनको के लिए जो है दरवाजे खुले छोड़े हैं कि आए इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो मुल्क इंटरनली हो या एक्सटर्नली, तो वो आप उनके ऊपर बात करें। लेकिन यहाँ पर मैं ना मानू वाली बात कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ भाई इनके पास कोई मांगता भी नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं है कि हम तो फिर नहीं, अब इस पे बात होगी ना, अब तो कश्मीर पे और भारत पे बात हाजिर हो रहे हैं, लेकिन इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है एनआरओ से। बिल्कुल आप जेल में कैद, एक कैदी भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना बाहर मौजूद है। इमरान
इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी इश्यूज के ऊपर जो है वो अपोजिशन के साथ या पार्लियामेंटेरियंस के साथ या पार्लियामेंट को वो वक़्त ही नहीं देना चाहता जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो ख़ासतौर पर अगर कोई भी अगर इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जाती है तो पहले तो आप उसके ऊपर अपने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो सेट करें और फिर उसके ऊपर बात करें कि और फिर उसमें अगर आपकी इतनी नाकिसुल अकल में इतनी अगर वो बात नहीं बैठ रही है तो आप अपोजिशन के लोग जो खास तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या दूसरी जमातें हैं उनका एक माजी में एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने हुकूमतें की हैं, किस तरह से मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, तो उनको साथ लेके बैठे इन कैमरा सेशन होना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए कि सबका मौके सामने आना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, जो चीज़ भी है वो खुलकर करें और कौम को एतमाद में लें। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं तो किस बुनियाद पे हो रहे हैं, क्या कोई यकीन दहानी हमारे पास है, या हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी नेशनल डिमांड्स थी, बहुत बड़ा ओहदा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर पाकिस्तान ने अपने मुंह से कोई बात की थी तो उसका वज़न इतना तो होना चाहिए कि हमें पता चले कि वो बात मानी जा रही है जब भी कोई लचक दिखाई गई है। अंधेरे में नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आनी ज़रूर चाहिए और डिस्कशन में होनी चाहिए। कोई कश्मीर को लेकर और इंडिया के साथ ताल्लुकात को लेकर इस मुल्क के लोग बहुत हसास हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत दफ़ा धोखा दिया है और ये दोबारा धोखा भी दे सकता है। ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब डॉक्टर साहब, ये अगर आप टाइमलाइन को देखें ना तो इसमें इमरान खान साहब ने 27 सितंबर 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी तगड़ी तकरीर की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने DGISPR के साथ मिलकर एक डोजियर पब्लिक किया 15 नवंबर 2020 को। 25 नवंबर को वो डोजियर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा दिया गया। उसके बाद 9 दिसंबर 2020 को भारत कैसे पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, वो जो इंडियन क्रॉनिकल्स हैं और EU डिसइंफो लैब, उन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा का सेल बेनकाब किया। भारत ने कहीं मौका नहीं दिया पाकिस्तान को शिकायत का, हर जगह मंजी ठोक के रखी है। कहीं पे भारत ने जो है वो पाकिस्तान को ये शिकायत का मौका नहीं दिया कि आप अच्छे हो गए हैं। उन्होंने हर जगह विलन का रोल प्ले किया भारत ने। अब वो भारत, हमने तो एक ही शर्त रखी थी, अब वो शर्त पूरी नहीं हुई, हमारी बातचीत शुरू हो गई है। मैं इसको समझ सकता हूं, लेकिन कहीं तो आपको कौम को एतमाद में लेना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी हमारा बहुत एक देरीना दोस्त था है, मगर आपने जब यमन के हवाले से उसने अपनी एक पॉलिसी रखी तो पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ने एतमाद में लिया। आप बताएं कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से हर जगह पे दोस्तियां दुश्मनियां ये चलती रहती हैं। सफारती तहलकात और स्पेशली पार्लियामेंट का रोल एक होता है जहाँ पे बनता है, और ये जो इशू है ये आज का नहीं है। पाकिस्तान मीन कश्मीर, कश्मीर मीन पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मगर हर चीज की एक स्टेज होती है बहुत ज्यादा। एक तो सफारती महाज पे मैं अगर आज कहूँ कि हम भारत की लेवल के ऊपर आ गए तो मैं समझता हूँ अपने आप की आपको बेवकूफ बनाना है, क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो अपने बिजनेस टाइज की वजह से बहुत ज्यादा आगे है हमसे। हमने फिर भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में कम से कम पहली मर्तबा एक शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, एक अक्लमंद फॉरेन मिनिस्टर था, तेज तराज फॉरेन मिनिस्टर था, जिसने फिर भी अपनी एक डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो काफी एक्टिविटी को उसने रखा। कि आपने देखा कि कश्मीर का मसला जितना पहले हाईलाइट नहीं हुआ जितना शाह साहब ने हाईलाइट किया है, मगर फिर भी आपके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि हमें बैठ के बात करनी है। जंग नहीं हम लड़ना चाहते हैं, नहीं वो नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर एक बंदे ने ज्यादती की तो हम उन ज्यादतियों को देख के हम अगर टास्क के दरवाजे बंद करेंगे, वो नहीं है। मैं समझता हूं जो चीजें जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ चीफ साहब ने इशारा किया, जो बात की, जिस तरीके से मोदी ने कभी 23 मार्च लास्ट ईयर भी आई थी, कोई ऐसा जो है वो उनका कोई खत खैर सगाली का नहीं आया था, आज उसका खैर सगाली का आया। कोविड के हवाले से, कोविड आज 1 साल होने वाला है, पहली मर्तबा कोविड के हवाले से भी, प्राइम मिनिस्टर की तबीयत के हवाले से भी आया, तो एक इंटरेक्शन शुरू हुआ है। उसका दूसरा हाल ये है कि आप अपनी एम्बेसीज को एक्टिव रखें, आप उधर अपना हाई कमीशन अपनी एक्टिव रखें। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जनरल साहब, ये बहुत अच्छी बातें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही
इसलिए कि मेरा एक माइंडसेट बनाया था इस मुल्क की आर्मी ने और इस मुल्क के वजीर आज़म ने मिलकर। अब वो माइंडसेट मैं अपना कैसे रातों रात बदल लूं सर? इंडिया ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया जिसमें कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिला हो, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि पाकिस्तान की एक भी डिमांड के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हो, और हम ये कह रहे हैं कि एक शुरुआत हो गई। किस चीज की शुरुआत हुई है? वो कुछ करेंगे तो शुरुआत हो गई ना। इमरान, मैंने पहले यही बात की थी कि ज़मीनी हकायक में क्या तब्दीली आई है कि आज हम उन बातों के कसीदे पढ़ने शुरू हो गए हैं जो कभी एक शजर ममनुआ होता था। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये तमाम बातें कही थी, देखो 72 साल से एम्बेसडर्स तो एक दूसरे के मुल्क में बैठे ही थे। जिस तरह यमन का इशू नेशनल असेंबली में ले गए थे, अब इन कैमरा सेशन में हुकूमत वक्त जाकर इन्फॉर्म कर दे नेशनल असेंबली को और सेनेट को, मुश्तरका इजलास बुला लें, इन कैमरा बुला लें, और जो बैकग्राउंड डिप्लोमेसी हो रही है वो और जो ऑप्शंस हैं ये उनके सामने रख लें और उनकी राय ले लें। और उस पर अगर पूरी कौम मुत्तफिक है, ये तमाम हमारी लीडरशिप जितनी है, अगर वो इस बात पे मुत्तफिक है कि यही वे फॉरवर्ड है, तो यस, हम जैसे इंडिविजुअल जो हैं उनको इग्नोर कर दें और उस रास्ते पे चल पड़ें। लेकिन ये एक नेशनल डिसीजन होना चाहिए, नेशनल डिसीजन होना चाहिए और डिस्कशन के बाद होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए। थिंक टैंक्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे नहीं किसी और की ख्वाहिश पे नहीं, अपनी स्ट्रेटजी के तहत। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।